बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। कुछ अर्सा पहले जब से पीडीएम ने अपनी तहरीक का आगाज़ किया है, बाकायदा तौर पर इदारों और उनके सरबराहान की नेम कॉलिंग हुई है। ये तमाम सिलसिला जब से शुरू हुआ है, इसने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। क्या पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो वक्त फाइनली आ गया है जहां पर इस डिबेट को दोबारा छेड़ा जाए कि किसका क्या किरदार है और कंपल्शंस क्या हैं, पावर कंपल्शंस क्या हैं, सियासी रियलिटीज़ क्या हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? क्या इस तरफ मामला जा रहा है? क्योंकि जहां हम ये देखते हैं वहां हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत की एक कोशिश है कि सेनेट के इंतखाब को शफाफ बनाया जाए। हुकूमत जो करती है उसको ना सिर्फ कुछ सीनियर कानूनदान पाकिस्तान बार काउंसिल बल्कि अपोजिशन की पूरी जो से कहा जाता है पूरी जो लॉट है वो ये कहती है कि ये बदनीति के ऊपर मबनी है। जब हुकूमत का कहती है कि हमारी जो नीयत है वो साफ है, लेकिन इसकी क्या वजह है कि अपोजिशन तो एक तरफ बल्कि कुछ कानूनदान और पाकिस्तान बार काउंसिल तक समझती है कि बड़ी मैनिपुलेटिव किस्म की मूव है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और इतना गदला हो गया है पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्लाइमेट जिसके अंदर शायद अब इस फ्यूज़ को रिपेयर करने का वक्त आ रहा है। और वो रिपेयर कैसे होगा, ये जिस तरह से अगर हम एक इम्पास सा क्रिएट हो गया है, इससे हम कैसे बाहर निकलेंगे ये शायद आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे डेफिनेटली बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। जो आज DGISPR ने कहा है, आपने उन क्लिप्स के अंदर सुना भी, वाज़े तौर पर क्लैरिफिकेशन दी है। याद रहे कि 11 जनवरी को गालिबन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि DGISPR ने होल्ड की। उसके अंदर भी जब इस मुतल्लिक सवालात किए गए तो उन्होंने यही कुछ कहा जो आज उन्होंने दोहराया है। उन्होंने रिपीट किया खुद को। आज वो खुद भी कह रहे थे कि मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, बराए मेहरबानी सियासत में मत घसीटें फ़ौज को। इन एडिशन टू दैट जो अहम बात यह है कि इस बारे में कमेंट करने वालों के पास कोई सबूत है तो सामने ले आएँ, दिखा दें कौन किसको कॉल कर रहा है, किससे बात कर रहा है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही। अब दिस इज़ अ वेरी कैटेगोरिक स्टेटमेंट। ये बड़ी कैटेगोरिक और बड़ी क्लियर किस्म की स्टेटमेंट है जिसमें एविडेंस डिमांड की गई है यकीनी तौर पर अपोजिशन के उन रहनुमाओं से जो कि इसका बाकायदा तौर पर इजहार कर रहे हैं। अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का हमने 5 फरवरी का एक क्लिप आपने देखा, हमने आगाज़ उसी से किया जिसमें कुछ फरमा रही थी। मैं मेहमानों का अपना तारुफ करवा देता हूँ और उसके बाद ज़रा इस मामले को भी देख लेते हैं सबसे पहले, बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। इतनी क्विक सक्सेशन में फ़ौज की तरफ से बाकायदा तौर पर जो DGISPR हैं वो फ़ौज की तर्जुमानी करते हैं, उनकी तरफ से बार बार ये क्लैरिफिकेशन आना इट मीन्स अ लॉट। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी साहब मरकज़ी PMLN के, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। पलवशा खान साहिबा मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पलवशा खान साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। इफ़ आई स्टार्ट विद यू चौधरी साहब, बात यह है कि अगर मैंने भी हमने कोशिश की है उन स्टेटमेंट्स को और जो DGISPR की क्लैरिफिकेशन है उसको सामने रखते हुए, अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मियां नवाज शरीफ साहब ने तो बाकायदा जब शुरू किया तो उन्होंने नेम कॉलिंग कर दी थी। मरियम साहिबा फरमा रही हैं बार बार कि इमरान खान के बड़े हमें कॉल करते हैं। अब बड़ों से यही कि बड़े प्रिज्यूम किया जाता है, अगर आम अल्फाज में कि वो एस्टैब्लिशमेंट है। कौन कॉल कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है, कोई एविडेंस है तो वो दिया जाए। अब आज तो बाकायदा तौर पर DGISPR ने कहा है जी बता दें कौन किसको कॉल कर रहा है। तो आप इस पोजीशन में हैं, आप या आपकी क़यादत कि जी बता सकते हैं कि जी ये फ़ोन लिस्ट है, इस बंदे ने इसको कॉल की है इस वजह से और इस वक्त की है, क्या ये आप कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारा जो सिलसिला है जिसमें आप ये कहें कि एस्टैब्लिशमेंट को या फ़ौज को जो हम कह रहे हैं कि सियासत में अगर कोई लाने की कोशिश अगर उसने की है तो इसका सिलसिला जो है ये 2014 के उस धरने से शुरू होता है जो इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के सामने दिया, 126 दिन का धरना। अच्छा जी। और उसमें उन्होंने बार बार ये कहा जनाब के इशारा एम्पायर का होने वाला है, एम्पायर ने ही सारा कुछ करना है और एम्पायर ही आएगा और वो उसके हमसे वादा है कि मैं गवर्नमेंट को भी गिरा दूंगा। इमरान खान साहब कहते हैं मैं अल्लाह ताला की तरफ इशारा करते, अल्लाह ताला ने गिराना था हुकूमत को, मतलब गैबी इमदाद आनी। नहीं देखें, अब ये खान साहब अगर ये तोजी इसकी दे रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है कि सुनने वाले इसको मान भी लेंगे? अच्छा। ये बड़ा क्लियर उनका इशारा था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। अच्छा। और उसके बाद अब भी अगर आप देखें तो हर दूसरे दिन उनका एक बयान आ रहा होता है जी कि हम एक पेज पे हैं, फौज के साथ एक पेज पे हैं। भाई मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में वो कौन सा दौर रहा है कि जिसमें
आपकी जो सिविल गवर्नमेंट होती है वो भी मुल्क के मामला चला रही है, फौज भी अपना काम कर रही है, जिसमें ये एक पेज पे नहीं होते। ठीक है, यानी ये वो सिलसिला है। बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि राब्ते कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, तो ये एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल जो मैंने आपको अभी तक गिनवाई है, वो अब लोग इस बात को आप ये कहें कि ज़रा सी बात एस्टेब्लिशमेंट की होती है, लोग बात को उधर ले जाते हैं। तो राब्ते तो होते रहते हैं, राब्ते को कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे आप ये कहें। अभी आपने जुबैर साहब की भी स्टेटमेंट सुनी थी, तो ये अपनी फौज है, जिस तरह की उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे, तो राब्ते तो होते रहते हैं। नहीं, बट चौधरी साहब दो चीजें हैं सर, दो चीजें अगर आसान हो रही। चौधरी साहब जो आप फरमा रहे हैं सर, राब्ते होना वो, और ये राब्ते हैं कि जी स्पेसिफिक इल्जाम है कि जी मरियम साहिबा फरमा रही हैं कि उनके बड़ों के फोन आते हैं कि भाई सेनेट में इमरान खान का साथ दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो DGISPR ने कहा है कि भाई बता दें, एविडेंस दे दें हमें, कौन किसने कॉल की है, कब की है और किसने मदद मांगी है। तो बड़ी स्पेसिफिक जवाब उन्होंने भी दे दिया है। तो मेरा सवाल भी वही था कि सर आप दे पाएंगे जवाब इस बात का, या एविडेंस दे पाएंगे? देखिए मुनीब साहब, बहुत सारे राब्ते और बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जो कभी मीडिया पे या कभी टीवी पे डिस्कस नहीं किए जाते। अच्छा। और जहाँ तक ताल्लुक है इमरान खान साहब की सेनेट में साथ देने का, तो आप जो हुकूमत कर रही है सेनेट के हवाले से, आप उनकी बदहवासी देखें कि अभी एक जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, जिसका फैसला अभी आया नहीं है, मुमकिना फैसले को सामने रखते हुए आप ये कह रहे हैं ना जनाब कि मैंने जिस तरह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना। अब सिर्फ मैं एक बात से आपको वजाहत कर दूंगा कि एक मुमकिना फैसला जो अभी आना है, उसको एज्यूम करते हुए हुकूमत ने एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है कि ये फैसला आएगा, और उसके बाद अपने रेफरेंस, अपने ऑर्डिनेंस को उसे नफी कर दिया है। अब अगर वो फैसला आता है तो क्या आपको ये गेम प्लान जो है ये नजर नहीं आएगा? सर मैं सेनेट वाले पे आऊंगा, सर मैं सेनेट वाले पे आऊंगा, सर मैं सेनेट वाले पर आऊंगा। मेरी तवज्जो थी आपको इस मामले पे मैं जरा दिलाना चाह रहा था। मैं जरा इस पे सेनेट वाले मामले पे बिल्कुल आता हूँ। मैं जरा पलवशा खान साहबा से पूछ लूँ, फिर मैं सेनेटर साहब के पास भी लूंगा। पलवशा भी बात ये है, अभी चौधरी साहब फरमा रहे थे कि देखिए इसमें ये बार बार कहते हैं फौज एक पेज पे है हमारे साथ, तो ये तो हुकूमत अपनी तरीके से काम करती है, फौज उसका साथ देती है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक पेज की ना होने की मिसालें भी हमारे मुल्क की सियासी तारीख के अंदर मौजूद हैं। बहुत पीछे नहीं जाते ना। अभी मियां नवाज शरीफ साहब का पिछला दौर था, आपको नजर आया वो एक पेज वाला जो मामला था वो एक जगह पर नहीं था। उससे पहले मुशर्रफ साहब का दौर हुआ, कू हुआ नहीं था एक दौर में। बीबी का वक्त था, कू वो मामलात खराब हुए नहीं था एक पेज पे। जनरल काकड़ साहब का वक्त था, नहीं था एक पेज पे, फारों को फारग होना पड़ा, जाना पड़ा। तो ये बहुत से मामलात रहे जब मामला एक पेज पे नहीं होता। आज की हुकूमत अगर ये कह रही है कि भाई हम एक पेज पर हैं, तो हजम हो जाना चाहिए ना कि भाई हैं एक पेज पर, तो मान जाएं कि अच्छी बात है कि एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है हुकूमत के दरमियान और पाकिस्तान की फौज के दरमियान। बहुत शुक्रिया मुनीब। सबसे पहले बात यह है कि ये वर्किंग रिलेशनशिप दो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान नहीं है। ये वर्किंग रिलेशनशिप जो है ये एक ही कौम के, एक मुल्क के दो जो मुख्तलिफ बाजू हैं, इदारे हैं, उनके दरमियान है और इनको मिला के रियासत बनती है। लिहाजा इसको बार बार कहने की इसलिए हाजत नहीं, क्योंकि ये इस मुल्क के जो भी रिलेशनशिप वर्किंग है वो कानून, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, वो आइन में दर्ज है जी। दूसरी बात यह है कि ये आपने जो आज मिसालें दी, मैं इनसे बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ। किसी भी सियासी हुकूमत को हमारे मुल्क के पस मंज़र में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इमरान खान साहब ही क्यों ना हो, अगर उन्हें इस बात का यकीन हो जाए कि वो उस पेज पर है और वो ऐसा पेज है जो पलटा नहीं जा सकता, तो उनसे बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। सब जब शुरू होते हैं तो एक ही पेज पे होते हैं, और जिस दिन वो पेज फटता है उससे कुछ घंटे पहले भी वो सब एक ही पेज पे होते हैं, और जब वो पेज फटता है तो पता भी नहीं चलता। इस बात का इस मुल्क की जो है हिस्ट्री भी गवाह है, और बारहा ऐसी मिसालें हैं जो आपने दी, या इससे भी पहले आप चले जाएं 70 की दहाई में, उससे भी पहले चले जाएं, तो ये पेज कोई ऐसा पेज नहीं है कि जो ना पलटा जा सके ना फट सके। इस पेज को फटते हुए 5 मिनट लगते हैं, ऐसे फटता है। और जो इस बात पर बड़ी बगलें बजाते हैं कि हम उस पेज पे हैं, उनको सबसे आखिर में पता चलता है कि पेज फट गया। उनको
पता तब चलता है जब उनको वहां से क्विक मार्च का ऑर्डर मिलता है। अच्छा पलशा बीबी, इसका भी जवाब दीजिएगा। इधर गुजारिश है, मैं दोबारा सवाल आपके लिए भी फ्रेम कर दूं। मैंने जो चौधरी साहब से पूछा वही आपसे कि एविडेंस दे पाएगा कोई, आप दोनों जमातों में से। चौधरी साहब से मैंने पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूं कि को बता देना, एविडेंस दे दे कि भाई हमें फलाने ने हमसे राब्ता किया है और हम पर दबाव डाला है कि सेनेट के इंतखाबात में ये कर लें, तो जरा अच्छा हो जाएगा। देखिए मुनीब, पहली बात यह है कि ये कोई भारत की फ़ौज नहीं है या ये कोई इसराइल की फ़ौज नहीं है जिससे कोई राब्ता इस मुल्क के पॉलिसी मेकर्स का और इस मुल्क के दिफा के मामलात के लिए जो जिम्मेदार हैं उनका आपस में राब्ता ना हो, एक मरीख पे रहे और एक जो है ज़मीन पे रहे, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ये कुफर और इस्लाम की कोई जंग नहीं, जो कि सारा इस हुकूमत का इस वक्त फोकस ही ये है कि किसी तरह ये तासुर दिया जाए कि ये जो हैं दोनों इदारे या ऑपोजिशन इस मुल्क के सियासतदान जो पीटीआई में नहीं है और वो जो कि इस्टेब्लिशमेंट है या जो फौज है वो एक दूसरे से बहुत दूर है और बीच में ये बैठकर जो है आग में तेल छिड़कते रहें। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना कोई इजारादारी किसी की है किसी एक इदारे पे, जो है उनकी भी नहीं है। जाहिर है सब कुछ बदलता रहता है। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि ये एविडेंस, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा जो कहे कि कोई भी हमारा किसी का आपस में राब्ता नहीं, ऐसा नामुमकिनात में से है। अच्छा। बहुत सी आपको मैं अब रिसेंट पास्ट में याद कराऊं, जब भारत आपके बॉर्डर से मिसाइल फिट करके बैठा था तो किसने बुलाया सारे पॉलिटिशियंस को, किसने राब्ते किए? मुझे वो रात अच्छी तरह याद है जब जरदारी साहब यहाँ थे और सबको वहाँ बुलाया गया पार्लियामेंट हाउस में और वहाँ इमरान खान साहब नहीं आए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेनेट गए। आपको याद है एक बहुत बड़ी वहां भी रजा रबानी साहब ने बुलाया था और बड़े सवाल जवाब हुए थे। राब्ते क्यों ना हो? मतलब ये कौन है कहने वाले राब्ते हो या ना हो? जाहिर है जो कौमी मामलात हैं उन पर मिल बैठकर बात होती है। लेकिन ये बात जरूर है कि उस दिन भी मुझे अच्छी तरह याद है, वो रात मैं उस मीटिंग के बाद जरदारी साहब से मैंने बाकायदा पूछा कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए, क्या हमें इस पर कोई बात करनी है? मुझे जवाब आया कि नहीं, क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है, इस पर हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। ये है फर्क एक स्टेट्समैन में और ये है फर्क एक ऐसे शख्स में जिसने सारी जिंदगी सिर्फ क्रिकेट खेली हो और आज भी जब उल्मा और मशाइख के साथ बैठे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए और उसके साथ का जिक्र आए। आप मुझे ये बता दीजिए कि कहीं भी मतलब आज उल्मा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस में भी जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके, आप अब ये कहते हैं कि सेनेट पर मिल बैठकर बात कर ले। ठीक है, अच्छा चले, जो है इनके ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा फैसल जावेद साहब, बात यह है, मैंने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेरे मेहमान हैं, मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने कहा जी कि देखो ऐसा नहीं है, बहुत सी बातें होती है जो टेलीविजन टॉक शोज के अंदर नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा ही तो नहीं है कि बिलावल साहब ने लाहौर के जलसे में कह दिया कि जी फ़ोन आ रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 5 फरवरी को कह दिया कि जी इमरान खान साहब के बड़ों के फ़ोन आते हैं उनके इर्द गिर्द लोगों को और सेनेट इंतखाब में मदद मांगी जाती है या कहा जाता है हुकूमत को सपोर्ट करें। तो ये कोई इतनी, वो कह रहे हैं अनसब्सटैंशिएटेड बात नहीं है। हाँ, एविडेंस की जहाँ तक बात है वो किसी टॉक शो में नहीं दी जा सकती। जी अस्सलाम वालेकुम मुनीब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज जो उलमाए कराम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हदीस कोट की है और वो हदीस है कि तुमसे पहले की कौमें बर्बाद की गई जहाँ ताकतवर के लिए अलग कानून था और कमज़ोर के लिए अलग कानून था। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये अनफॉर्चुनेट बात है कि छोटे छोटे लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनके लिए अलग कानून है और जो ताकतवर है उनको अलग ट्रीट किया जाता है। इस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बात की, तो ये बड़ा ज़रूरी है ये बताना। और वो जो पूरी उनकी स्पीच है, आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस ऑफ हिज लाइफ। माशाल्लाह जो उन्होंने जो किया वो सब सुने उसको। और दूसरा जो इन्होंने फौज की बात की है, देखिए अभी PMLN के साथी कह रहे थे कि जी हम 2014 के धरने की ये बात कर रहे थे कि जी धरने पर इमरान खान साहब कहते थे अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है, अंपायर का फैसला आने वाला है। देखिए वो तो इमरान खान साहब बता चुके हैं अंपायर किसको, वो तो अल्लाह ताला को कहते थे कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह
ये दुआ है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें फतह याब कराएगा, अल्लाह ताला हमें फतह याब। और दूसरी चीज, उस धरने के दौरान पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने ये झूठ बोला था कि जी ना हमने कहा है फौज को, ना उधर से कोई मैसेज आई है कि जी सालसी का किरदार अदा करे, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की है। और फिर देन DGISPR उस वक्त जो थे, उन्होंने 29 अगस्त को शाम 6 बजे एक स्टेटमेंट जारी किया था और उन्होंने कहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ was asked by the government to play facilitative role। ठीक है, उन्होंने फिर बताया था, उसके बाद इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो ये इनको पता होना चाहिए जो PMLN के साथी हैं कि 2014 में ये कुछ हुआ था। अच्छा, और दूसरी बात, आप इनके देखे, ये बिल्कुल ठीक आज DGISPR ने कहा है, फौज जो है वो हमारे अमन की जामिन है, सियासत में उनका कोई किरदार नहीं है। हाँ, जब मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ होता है, आप क्योंकि वो सियासत भी कर रही होती है, फौज मार्शल लॉ लगा होता है, सियासी अमूर भी देख रही होती है, ओवरऑल चीजें देख रही होती है, तो आप उस बीच उस पर तनकीद कर सकते हैं। और जो होती रही है मार्शल लॉ गवर्नमेंट के दौरान के जी जो भी मसले मसाइल थे, चीजों के ऊपर बातचीत होती रही है। लेकिन एक जमहूरी हुकूमत के दौरान जब इलेक्शन हुई है, 10 पिछले से इलेक्शन होते आए हैं, 2 हुकूमतें पहले 10 साल रही हैं, ये तीसरी हुकूमत आई है, तो जमहूरियत का अमल एक चल रहा है, उसके बीच में फौज को सियासत में लाना या उनके ऊपर बात करना, और वो भी जलसे जुलूस पे, किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए अपने रियासती इदारों पे बात करें। अच्छा, अरे फैसल साहब, ये बार बार आपको क्यों कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आप कहते हैं कि नहीं हम फौज के साथ एक पेज पर हैं, और फिर ये आप पे तंज भी इसीलिए करते हैं और जुमले भी इसलिए कसते हैं कि जी आपके बड़ों का फोन आया, प्राइम मिनिस्टर के बड़ों का फोन आया, ये बार बार तंज भी इसी बात पर करते हैं, बिकॉज इनके नजदीक आपकी हुकूमत चल नहीं सकती जब तक आपको गैबी इमदाद ना हो। देखिए जी, इस वक्त एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक है जी, और उनको हर मामले पे, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, फौज की पूरी सपोर्ट हासिल है और होनी भी चाहिए। फौज जो है वो एक रियासती सतून है, ठीक है ना जी। और ये कहना कि फौज और गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट और फौज जो है वो एक पेज पे है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो हम बार बार कहेंगे और ये अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। हमारी फौज है ना, पाकिस्तान की फौज है, क्यों ना हो हम एक पेज पर, होना चाहिए। और किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे। मैं देख रहा हूं पलवशा खान साहबा को और तारिक फजल चौधरी साहब को ये बात आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। नहीं आएगी ना पसंद जब हम ये कहते हैं कि फौज और हम एक और तमाम रियासती इदारे देखें, जितने भी डेमोक्रेसी के अंदर जो सतून है हमारे, वो सब का एक पेज, हमारी आवाम, हमारा मीडिया, हम सबको पाकिस्तान नैरेटिव पे एक पेज पे होना चाहिए, किसी और की बोली नहीं बोलनी चाहिए। और जिसको इस बात से तकलीफ होती है, गलत तकलीफ होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गलत तकलीफ होती है, और इस तकलीफ की अब इसका पता नहीं क्या इलाज नहीं। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, जरा सेनेट के हवाले से जो हो रहा है उस पर भी बात हो जाए। हमारे साथ रहिए। जरा सेनेट के ऊपर बात कर ले। सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है। आप लोगों ने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कह दिया था जी ये जो चोर बाजारी है नहीं होनी चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए, कोई सीक्रेट बैलेट नहीं। आज हुकूमत की इस जो उनकी दयानतदारी पर मबनी एक काविश है, उसका साथ नहीं दे रहे आप, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम वैसे हंस रहे हैं। हंसने पे अगर आपको एतराज़ है इन हालात में तो हंसने बड़ी बात है। आपको एतराज़ हो रहा है तो चाहे फैसल ने हमें हंसा दिया, ये तो नेकी का काम किया, हम थोड़ा खुश हो गए। नहीं नहीं, लेकिन हम हंसे हैं, चलें ये आपको सवाब मिलेगा। बात ये है कि ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपको मैं याद कराऊं, ये कुछ इतनी पुरानी बात नहीं कि इसको ये लोग कहते थे ये चोरों का चार्टर है। अच्छा जी। तो आज वही चोरों का चार्टर हलाल कैसे हो गया? आज उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की या मिसाके जमहूरियत की आप मिसालें दे रहे हैं। आज वो चूंकि मतलब पे पूरा उतर रहा है तो आज वो भी ठीक है। अच्छा, कभी बैठेंगे तो कहेंगे कि उसामा बिन लादेन से पैसे लिए
मियाँ साहब ने, मोहतरमा ने लिखा और अब ये एतराज़ क्यों करते हैं हमारी फॉरेन फंडिंग पे, और फिर उसी उसामा बिन लादेन को खड़े होकर असेंबली में कहेंगे कि वो शहीद है। भाई अगर वो शहीद है तो आप उसके कामों को बुरा क्यों समझते हैं? अच्छा जी। एक बात पे तो खड़े रहें। अच्छा, अब कोई चीज़ें कभी ज़माने कुफर में हराम थी, आज हलाल है, ये नहीं हो सकता। बात यह है कि अगर ये बात इतनी ही बुरी है और ये चोर बाजारी है जो शायद अगर ये ठीक भी कह रहे हों, और अगर इस बात पर इनका ईमान इतना पक्का था पहले दिन से, जैसे बहुत सी बातों पे था, 50 लाख घरों पे था, 1 करोड़ नौकरियों पे था, खुदकुशी पे था, कर्जे ना लेने पे था, लोटों को जमा ना करने, एक लिस्ट है। अगर इस पर भी था तो आज जब तकरीबन इन्हें 3 साल होने को आ रहे हैं तो ये क्यों सोए हुए थे? और इसके अलावा चलिए ये भी मान लिया कि आज इनका ईमान जागा, इससे पहले जब वो चेयरमैन सेनेट साहब बन रहे थे जी। वो उस वक्त इन्हें ये बात बुरी ना लगी, और इन्होंने खड़े होके चंद दिन पहले तक, जब तक इन्होंने ये फैसला नहीं किया था कि इनके मेंबरान जो हैं वो इनको वोट नहीं देंगे, वो इनके मेंबरान इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, तब तक ये कहते थे कि हमने जो किया सेनेट में, इसके आप भी गवाह हैं, हर शो में हर नुमाइंदा कहता था हमने जो किया है सेनेट में, अभी हमारे खिलाफ कैसे अदम एतमाद लाएंगे, आपके तो इतने लोग इधर हो गए थे और उतने लोग उधर हो गए थे। तो बात यह है कि गुनाह तो उन्होंने भी किया जिन्होंने जैसे भी की, रिश्वत नहीं, वो तो जिसने वोट बेचा अपना वो भी गलत किया, और जो जो खरीदार था उसने भी किया। सबसे बड़ा गुनाहगार है, दावतें गुनाह देने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार है। आज के लेक्चर में खान साहब को ये बताना चाहिए था। ठीक है, दावतें गुनाह किसने दी? दावतें गुनाह किसने दी? रिश्वत देने वाला भी गुनाह है, लेने वाला। अच्छा, मैं चौधरी साहब के पास जाने से पहले देखें तजादात की, PMLN के तजादात भरे हुए जो इस मामले पे थे, हमने दिखाए हसन इकबाल साहब का सब कुछ पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि अब इस बात को रेज किया जा रहा है। एक क्विक कमेंट पलविशा साहबा से लेकर फिर मैं चौधरी साहब के पास जाऊंगा, लेकिन पहले जरा क्लिप देख लीजिए जरदारी साहब का और बिलावल साहब का। उसमें कोई तरमीम करेंगे कि ये सीक्रेट बैलेटिंग ना हो, तो आप जब इंशाल्लाह जब अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी तो जरूर करेंगे। मेरा वोट, मेरा सीक्रेट बैलेट पे हमला किया जा रहा है, आपके MPAs के जो सीक्रेट बैलेट का राइट है उस पे हमला किया जा रहा है। अब पलविशा बीबी, जरदारी साहब फरमाते हैं 2019 पे जब अल्लाह हमें मौका देगा तो हम जरूर इसे बदलेंगे। बिलावल साहब कहते हैं नहीं, मेरा सीक्रेट बैलेट, मेरा राइट है, उस पर हमला किया जा रहा है। अल्लाह ने नहीं दिया ना, अल्लाह ने मौका इनको दिया, अल्लाह ने इनको तो नेक काम हो रहा है तो सपोर्ट कर देना। अब बात ये है कि मेरी बात सुन ले मुनीब, अब एक बात सुन लीजिए। ये नहीं होगा कि जब खुद खरीदने हो तब ठीक हो जाए, और जब अपने लोग साथ खड़े ना हो तो उसको आप पलटा दें। ये खोखर, ये बात सुन ले, एक मिनट, ये खोखर पैलेस नहीं है कि जिसको ये आईने पाकिस्तान है कि जिस पे बुलडोजर चला के उसे गिरा दिया जाए, और ना ये जो है ये कसरे बन्नी गाला है कि महल जो है मोहम्मद शाह रंगीला सानी का, कि जब दिल चाहे नैनो दे के उसको सही कर दिया जाए। आईने पाकिस्तान है, इसको तब्दील करने के कोई तरीके हैं, और ये जो इन्होंने किया है और जो अब इस पर कोर्ट की रूलिंग आएगी, और जो मशरूत इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है वो खुद खिलाफ आइन है। ठीक है, और ये आज आप किसी को भी बुला लें और पूछ लीजिए कि मशरूत ऑर्डिनेंस जारी करना इज अगेंस्ट यू आर ऑब्वियसली मशरूत ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है वैसे भी देखिए उन्होंने, और उसके साथ ही आप ले कर दें पार्लियामेंट में, वहां आप झगड़ा करें, गालियां दें। ओ भाई, गालियां देने से अगर इस मुल्क का कुछ बनता तो हम सुबह से शाम तक आपको कहते हैं आप गालियां दें, बेशक दें, हम बर्दाश्त भी करेंगे, लेकिन कुछ करो। 5 साल उन्हें पूरे नहीं लगते, लेकिन 50 साल भी चौधरी साहब मुल्क जैसे आज उन्होंने एक बात की ना, एक मिनट मुनीब, एक मिनट, एक बात उनकी मैं मुत्तफिक हूँ। आज जो उनका बड़ा तारीख साज लेक्चर था वो ये है कि जब उन्होंने कहा जब वजीर आजम चोर होता है कौमें तबाह हो जाती हैं। आज उनकी सारी तकरीर में एक ही सच बोला उन्होंने, और वो ये था। अच्छा चले, आपने अपना पॉइंट मेक कर लिया। चौधरी साहब, बात ये हजूर कुछ चंगा काम हो रहा है, तुसी दे दो साथ। आपने बिल्कुल हुकूमत छोड़ दिया है एक नेक नीति के काम के अंदर भी, क्यों चौधरी साहब? सबसे पहली बात तो ये है कि मुनीब साहब ये कोई नेक नीति नहीं है, ख़तरा है इन्हें अपने मेम्बरान से। अगर ये कहते हैं जनाब के कुछ सौदे होंगे, कोई लोग बिक जाएंगे, तो फिर बताएं कि कौन बिक जाएगा। अच्छा, इनकी इस वक्त जो भी सो कॉल्ड अक्सरियत है, पंजाब में है, KPK में है, बलोचिस्तान में भी मैनेज्ड है प्रोग्राम सारा, इनके साथ इनके एलाइज हैं, तो फिर ख़तरा इनको किससे है कि कौन बिक जाएगा। पहली बात तो ये बताएं। दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने इस काम को करना था और नेक नीति के जज्बे से करना था तो उसका एक तरीक़ाकार है।
आइन की तशरीह आप सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त करवाते हैं कि कोई चीज़ आइन में ब्लैक एंड वाइट में ना हो, ग्रे एरिया हो, आइन खामोश हो। जो ब्लैक एंड वाइट में है उसको आप कैसे जनाब अपना तशरीह की जरूरत क्या है? और ये तो बड़ा क्लियर कट तरीका जो आइन में लिखा हुआ है। ठीक है जी। फिर मैं जो आपसे बात कर रहा था, मैं शुरू में थोड़ी सी बात की थी कि आपने सुप्रीम कोर्ट के एक मुमकिना फैसले को मद्देनजर रखते हुए ऑर्डिनेंस उससे मुंसलिक कर लिया है कि ये फैसला आएगा। ठीक है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है जी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑनरेबल बेंच है, लोग नहीं कहेंगे कि ये मैनेज्ड फैसला है, ये जजेस भी मैनेज्ड हैं? इसके बाद होगी ना, दबाव का सर आता, लोग कहेंगे दबाव, इतराज भी है, लोग कह रहे हैं कि दबाव डलेगा। दबाव डलेगा कि आपने एक जिस हुकूमत को कल तक का समझ नहीं होती कि कल क्या करना है, उन्हें पता लग गया है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला देना है, और उस फैसले को सामने रखते हुए जनाब हमने ये ऑर्डिनेंस पहले से जारी कर दी है। ठीक है। आइन के साथ इस तरह का मजाक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ठीक है। एक तरीकाकार है, मतलब ये साल उसको अडॉप्ट किया। एक सर मुझे ब्रेक का पार्लियामेंट में लेके आए। ठीक है, एक ब्रेक के चौधरी साहब, सेनेटर साहब के पास आ रहा हूँ जी, हमारे पास साथ रहिए। सेनेटर साहब, ये कंट्रोवर्शियल हो गई सारी मूव। एक तो ये कि ऑपोजिशन ये कहती है आपको खतरा है कि आपके अपने लोग माजरत के साथ अपना वोट बेच देंगे, बेईमानी करेंगे। दूसरी बात ये कि ऑपोजिशन तो एक तरफ वकला भी कह रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल कह रहे हैं कि जी ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये गलत है, ये कानून और आइन के खिलाफ भी है, आइन की रूह के खिलाफ भी है। सेनेटर साहब देखिए, पहली चीज ये है कि पहले हम लेके आए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि नेशनल असेंबली में पहले से पड़ी हुई थी, लेकिन ये लोग राजी नहीं हो रहे थे क्योंकि अवामी मुफाद की लेजिस्लेशन है, तो उस पर तो ये कहते हैं कि जो भी अवामी मुफाद की लेजिस्लेशन उस पर ये डील करना चाहते हैं। फैटेफ के ऊपर भी इन्होंने कहा कि अगर आप हमें ये दे दें, नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम कर दें, तो हम आपको फैटेफ में बिल वोट करेंगे, यानी कि एनआरओ दे दे तो करेंगे। तो वो तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी है। खुद लिखा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग ऑल वोट्स फॉर द सेनेट एंड इनडायरेक्ट सीट्स विल बी बाय ओपन एंड आइडेंटिफाइबल बैलेट। अच्छा जी, अब ये तो खैर उन्होंने बाकी सारी चीजें कर दी। आपको पता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात इन्होंने जो 18वीं तरमीम लेकर के आए उसमें इतनी ज्यादा इन्होंने लेजिस्लेशन कर दी, ये चीज नहीं की। जहां करप्शन रोकने की बात आए उधर ये नहीं करते। हाँ, इमरान खान क्या चाहते हैं? इमरान खान चाहते हैं कि हर सतह से करप्शन का खात्मा करें, ये चाहते हैं कि हर सतह की करप्शन को प्रोटेक्ट करें। अच्छा। नंबर 2, ये ऑर्डिनेंस की बात करते हैं। देखिए, हमने क्या सुप्रीम कोर्ट से राय ली है, जो सदारती रेफरेंस है वो ये है कि आर्टिकल 226 के ऊपर राय दे कि क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की या फिर हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या ऑर्डिनेंस उसके अंदर तरमीम अगर ला सकते हैं। आर्टिकल इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये है रेफरेंस के अंदर। जी जी बिल्कुल। तो आर्टिकल 226 की तशरीह हो जाएगी, पता चल जाएगा। अब उस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला आ जाएगा। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है, क्योंकि इलेक्शन की स्केड्यूल भी आ रही है, हमने ये आपको यकीन करिए मशरूत, ये कंडीशनल है। जी मुझे पता है, वो ठीक है। वो कहते हैं कंडीशनल ही गलत है, वो कहते हैं ये होना ही नहीं चाहिए था। फैसल साहब 1955 से लेके आज तक माजी में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। 1955 से लेकर अब तक ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिसमें इस किस्म के ऑर्डिनेंस आ चुके हैं और इस किस्म की कंडीशनल जो है लेजिस्लेशन हो चुकी है। अच्छा। अब मुझे बताएं ये इनको डर क्या है? आप ओपन वोटिंग कर दें। ओपन वोटिंग का मसला क्या है? तो नुकता ये है ना, जो मुद्दा है पूरा वो ये तो नहीं है, ये चीज उधर मुद्दा ये है कि इन लोगों ने बगैर रिश्वत की और पैसे चलाए ये इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। अच्छा, सीधी बात है। इमरान खान साहब कहते हैं ना जी अपने लोगों पे ट्रस्ट की आप बात करें। हमने अपने 20 MPs फारिग किए, आप एक का नाम बताएं आपने एक्शन लिया हो। सही है, बिल्कुल ठीक है। बता दें पलवशा बीबी किसको फारिग किया था आपने जब संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक में एतमाद नाकाम है? आप जरा आप मुझे बताइए, बाय द दिस आर्गुमेंट जो है अभी ये फैसल साहब दे रहे हैं, क्या संजरानी साहब का इलेक्शन जो है वो ठीक हुआ?
अगर मैं इनकी लॉजिक मान लूं और मैं ये कहूं कि वाकई इस तरह की खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, तो जो खरीदो फरोख्त या दबाव या जिस भी जरिए से वो मेंबरान तोड़े गए जो अभी तक सामने नहीं आए, हाँ तो बताइए क्या सादिक संजरानी का इलेक्शन पाक और साफ और रियासत मदीना के असूलों के मुताबिक है? संजरानी साहब का इलेक्शन रियासत मदीना के असूलों के मुताबिक है? क्या वो कुछ जो कुछ वहां हुआ वो क्या दयानतदारी में शामिल होता है? क्या किसी सादिक और अमीन लीडर को इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने चाहिए थे और फिर उलमा और मशाइख के सामने बैठकर हम सबको ऐसे लेक्चर देना कि पाकिस्तान में किसी और को इस्लाम के बारे में कुछ मालूम नहीं, पाकिस्तान में किसी और को कुछ पता नहीं, दीन क्या कहता है, सुन्नत क्या कहती है, बल्कि आज उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया में एक लीडर ऐसा मुसलमान पैदा नहीं हुआ। फैसल साहब सुन ले, मैंने भी आपकी बहुत सी बातें सुनी है, अब आप सुने ना, सुनने का हौसला पैदा कर लें। मैंने भी आपकी बातें सुनी है, मैं तो नहीं बोली, लेकिन बात यह है कि आपके अपने असूलों पे और आज भी रियासत मदीना का नाम लेते हैं, तो फिर इतनी जुर्रत पैदा करें कि आप ये कहें कि वो जो था इलेक्शन वो नापाक इलेक्शन था। ठीक है। जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था वो गलत इलेक्शन था। ठीक। वो धौंस धांधली पैसे में जीता हुआ था जिसपे सब बगले बजाते थे। वो तरीके अदम एतमाद थी, क्योंकि आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही। गुजारिश है, तरीके अदम एतमाद थी जो कि जिसको आप नापाक कहेंगे। लिहाजा संजरानी साहब को तो पीपल्स पार्टी और भी गलत था, पीटीआई ने खुद मिलकर बनाया था। देने के बाद रियासत मदीना का नाम लेना जो है वो वैसे ही ठीक नहीं। ठीक है, अच्छा चले ठीक, अच्छा वो मेंबर्स के नाम नहीं उन्होंने बताया पलवशा बीबी ने हमें, लेकिन चॉइस आप कंक्लूड कर दे सारे साल। नहीं पता जी, मैं कैसे बताऊं कौन चोर है, किसने चोरी की, मुझे नहीं। अच्छा चॉइस साहब, मुझे नहीं, चॉइस साहब आपने ऐसी बातों में मेंबरान को प्रोटेक्शन हासिल होती है, ऐसी बातों में वन पेज की प्रोटेक्शन होती है। अच्छा जी ठीक है, वो जो इलेक्शन हुई आप बता दें, क्योंकि मामला जाना था, इलेक्शन पे मामला किया ही नहीं था वो। ठीक है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी वो इलेक्शन होना था, चॉइस साहब आगे होना था। ठीक है जी, चॉइस साहब कंक्लूड कर दे सर, 10 सेकंड रह गए, कंक्लूड। बात चीजें ऐसी हैं कि जो किसी कंट्रोवर्सी से और किसी भी पॉलिटिक्स से अबव है और पाकिस्तान का आइन उनमें से एक है। ठीक है जी, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसकी अपनी एक सेंटिटी है, इसकी अपनी एक हैसियत है और उसमें अमेंडमेंट का एक तरीकाकार है। बिल्कुल ठीक है। शॉर्टकट तरीके से अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए अगर पीटीआई चाह रही है कि वो ये रास्ता निकाले, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी मिसाल सेट करने जा रहे हैं कि जो कि किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं होगी किसी को भी। ठीक हो गया, और ना ये कोई अच्छा प्रेसिडेंस होगा आइंदा के लिए भी। ठीक, बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, पलवशा खान साहिबा, सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।